गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आप सभी का आदित्य साइंस कंसेप्ट में स्वागत है। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे ढंग से होंगे और अपनी तैयारी में चार चांद लगा रहे होंगे। तो हम लोग पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे थे और पीरियोडिक टेबल का आज लास्ट क्लास है। तो आज हम लोग पीरियोडिक टेबल को पूरा क्या करेंगे, ख़त्म करेंगे। इसके हिस्ट्री जो थे बचे हुए आपको जो बताए गए थे कि लास्ट में करवाए जाएंगे, उसको भी इसी क्लास में कंप्लीट कर लिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना देर किए हुए आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और अच्छे ढंग से समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो हमारे कुछ एलिमेंट्स बचे हुए हैं पढ़ने के लिए, जैसे आपका यूरेनियम बचा हुआ है, थोरियम बचा हुआ है, जिंक बचा हुआ है। ऐसे 4-5 एलिमेंट जो है आपके बचे हुए हैं, उसके बारे में पहले जान लेते हैं और फिर हम लोग इसके हिस्ट्री के बारे में जानेंगे कि कैसे कैसे इसका ये जो आपका पीरियोडिक टेबल है, ये कैसे कैसे इसका निर्माण हुआ, सबसे पहले किसने प्रयास किया, ये सारे बातें हम लोग जानेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज का जो सबसे पहला जो एलिमेंट हम लोग को पढ़ना है वो जिंक के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में? जिंक के बारे में। तो हम लोग जिंक के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो जिंक जो है, जिंक का सबसे पहला जो है हम लोगों को पढ़ना है किसके बारे में? तो जिंक का सबसे पहला जो है हमें एलिमेंट्स, चल जिंक जो है इसके सबसे पहले हम लोग अयस्क के बारे में जानते हैं कि इसका ओर से यानी अयस्क जो है क्या क्या है। तो सबसे पहले इसका जो पहला अयस्क है जेड एन एस, इसको हम लोग बोलते हैं जिंक सल्फाइड। जिंक सल्फाइड, ठीक है, इसको किस नाम से जानते हैं? जिंक सल्फाइड के नाम से जानते हैं। अगर सेकेंड अयस्क की बात करें तो ZnCO3, इसको हम लोग बोलते हैं जिंक कार्बोनेट। क्या बोलते हैं? जिंक कार्बोनेट के नाम से जानते हैं। और इसको हम लोग जिंक कार्बोनेट को कैलामाइन के भी नाम से जानते हैं। किस नाम से? कैलामाइन के नाम से। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि कैलामाइन किस धातु का अयस्क है, तो आप क्या देंगे जवाब? तो जिंक आपको जवाब देना है। ठीक है, अगला जो है हमारा है वो जिंक ऑक्साइड है। क्या है? जिंक ऑक्साइड यानी ZnO, इसको हम लोग बोलते हैं जिंक ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड को हम लोग जिंकाइट के भी नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? जिंकाइट। किस नाम से जानते हैं? जिंकाइट के भी नाम से जानते हैं। अगर पूछा जाए कि जिंकाइट किस धातु का अयस्क है, तो आप क्या बताएंगे? तो आप बताएंगे कि जिंकाइट जो है जिंक का अयस्क है। किसका अयस्क है? तो जिंक का अयस्क है। तो यहाँ से जिंक के 3 अयस्क प्रमुख रूप से पूछे जाते हैं। सबसे पहला जो है पूछा जाएगा कैलामाइन, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं वो क्या है? कैलामाइन के बारे में पूछा जाता है कि कैलामाइन जो है वो किस धातु का अयस्क है। तो किसका है? जिंक का है। दूसरा पूछा जाता है कि जिंकाइट किस धातु का अयस्क है, तो वो भी आप क्या जवाब देंगे? तो आप जवाब देंगे कि ये जिंक का है। आप देख पा रहे हो कि जिंकाइट में जिंक आ रहा है, जिंकाइट में क्या आ रहा है? जिंक आ रहा है, तो ये ऐसे ही पहचान में आ जाएंगे आपको। लेकिन कैलामाइन आपको ध्यान रखना होगा, कैलामाइन को आप ध्यान में रखोगे। जिंक सल्फाइड आप जान रहे हो, आपको पता चल जाएगा, लेकिन कैलामाइन अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों में से एक है। ठीक है, बात क्लियर है? बोलो, समझ में आ रहे हैं? चल, तो आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें कि ये जिंक कहाँ कहाँ पाया जाता है, अगर हम बात करें तो जिंक जो है हमारे आंसू जो होते हैं, आंसुओं में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? आंसुओं में। उसके बाद अगर हम बात करें तो अपना जो सलाइवा होता है यानी लार जो होता है, उसमें भी जिंक पाए जाते हैं। यानी हमारे टीयर में यानी आंसू में भी पाए जाते हैं, सलाइवा में भी पाया जाता है यानी लार में पाया जाता है, और अगर बात करें तो हमारे पसीना में भी पाया जाता है। किसमें? पसीना में भी पाया जाता है। ठीक है, तो आपको ये बातें ध्यान रखना है कि जिंक हमारे शरीर में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। पहला आपको आंसू में,
सेकंड है लार में, तीसरा है पसीना में, ये सारे जिंक हमारे पाए जाते हैं। और अगर हम बात करें तो जिंक हमारे शरीर के लिए किस प्रकार उपयोगी है, तो ये इंसुलिन का स्रावन करने में सहायक होता है। किसकी सहायता करता है? इंसुलिन निर्माण में ये क्या होता है? सहायक होता है। ठीक है, अगर जिंक आपके शरीर में है तो इंसुलिन जो है अच्छी खासी मात्रा में निकलेगी, अच्छे खासे ढंग से इसका स्रावन होगा। और जब आपको पता है कि इंसुलिन की कमी हो जाती है, यानी हमारे शरीर में इंसुलिन कम मात्रा में बनता है, तो एक रोग उत्पन्न होता है जिसे हम बोलते हैं डायबिटीज, यानी मधुमेह रोग बोलते हैं। तो आप ध्यान रखना कि इंसुलिन की कमी से, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो आप कहोगे कि मधुमेह नामक रोग हो जाता है। कौन सा रोग होता है? मधुमेह रोग हो जाते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग डायबिटीज बोलते हैं, यानी इसमें क्या होते हैं, आपका ब्लड मीठा जैसा बन जाता है और आपको शुगर वगैरह खाना क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट खाने से मना कर दिया जाता है डॉक्टर के द्वारा। बोलिए कोई दिक्कत इसमें नहीं है। और अगर हम बात करें तो आप एक याद रखना कि जेड एन थ्री पी टू, जेड एन थ्री पी टू, ये आपका क्या है, तो ये एक तरह का चूहा मारने का दवा है जिसको हम लोग बोलते हैं जिंक फॉस्फाइड है। क्या बोलते हैं? जिंक, जिंक फॉस्फाइड है, जिंक फॉस्फाइड है। क्या बोलते हैं? जिंक फॉस्फाइड बोलते हैं। जिंक फॉस्फाइड के नाम से जाना जाता है और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इससे हम चूहा मारने का दवा बोलते हैं। चूहा मारने का क्या है? दवा है। तो बार बार पूछा जाता है कि चूहा मारने का दवा क्या है, यानी चूहा मारने के लिए हम लोग किस दवा का इस्तेमाल करते हैं, तो वो दवा का नाम क्या है? जिंक फॉस्फाइड है। तो आई होप कि ये सारे बातें आपको जिंक से समझ में आए होंगे। हमने फेरस में भी बताया कि जिंक का हम लोग यूज करते हैं यस्दीकरण में, यानी गैल्वेनाइजेशन प्रक्रिया में हम लोग जिंक का प्रयोग करते हैं। तो उस चीज़ को हम यहाँ नहीं बताए हैं पूर्ण। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें है? नहीं है। तो जिंक से इतने सारे प्रश्नों को आपको ध्यान में रखना है। क्या रखना है? ध्यान में रखना है। ठीक है, एक बात और ध्यान में रखिए कि अगर आपसे पूछा जाए कि जिंक का एटॉमिक नंबर कितना है, एटॉमिक नंबर अगर पूछ लिया जाए तो आप ध्यान रखना कि जिंक का जो एटॉमिक नंबर है वो 30 होता है। कितना होता है? 30 होता है, यानी 30 नंबर पर आता है क्या? जिंक आता है। बोलो, बात क्लियर है? आगे बढ़ें, बोलो आगे बढ़ें। चल, तो आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा है पढ़ने के लिए वो है हमारा पारा। क्या है? पारा के बारे में। ठीक है, तो पारा से भी इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, अच्छे खासे प्रश्न बनते हैं। चल, अगर हम बात करते हैं पारा का, यानी Hg की अगर हम बात करें, इसको हम लोग बोलते हैं पारा। ठीक है, Hg की अगर हम बात करें तो देखो, सबसे पहला आपको ध्यान रखना है कि यह एक तरह का क्या है, तो कह सकते हैं कि ये नन मेटल है। क्या है? नन मेटल है। और ये एक ऐसा नन मेटल है जो आपका क्या रहता है, ये क्या रहता है, पारा जो है आपका, कह सकते हैं कि ये जो होता है, आप कह सकते हैं कि नन मेटल नहीं, सॉरी, मेटल है। ये क्या है? मेटल है। ये पारा जो होता है इसको हम कह सकते हैं कि ये तरल अवस्था में पाया जाता है। किस अवस्था में पाया जाता है? तरल अवस्था में। यानी ये एक ऐसा धातु है, ये एक ऐसा धातु है, एक ऐसा मेटल है जो कमरे के ताप पर, किस ताप पर? कमरे के ताप पर ये तरल अवस्था में पाया जाता है, यानी लिक्विड अवस्था में पाया जाता है। तो आप ध्यान रखना कि इसे लिक्विड अवस्था में पाए जाते हैं। और अगर हम बात करें इसकी, तो ये पारा जो है हम इसको क्विक सिल्वर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? क्विक सिल्वर के नाम से जानते हैं। क्विक सिल्वर के नाम से भी इसे जाना जाता है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए, ये बार बार पूछा हुआ प्रश्न है कि क्विक सिल्वर के नाम से किस धातु को जाने जाते हैं, तो वो धातु हमारा क्या है, तो आप कहोगे कि वो धातु हमारा पारा है। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। चल, अगर हम बात करें कि इसको रखे कहाँ जाते, अगर इसको स्टोर करके रखना होगा तो स्टोर हम कहाँ रख करेंगे,
तो इसको स्टोर करना जो होता है तो हम लोहे के पात्र में रखते हैं। किसमें? लोहे के जो पात्र होता है उसमें हम लोग इसको स्टोर करके रखते हैं, यानी इकट्ठा करके हम कहाँ रखते हैं? तो लोहे के पात्र में। ये बात क्लियर हुआ या नहीं हुआ? बोलो, कोई दिक्कत है इसमें किसी तरीका का? कोई समस्या नहीं है? चल, इसका एक अयस्क पूछ लिया जाता है कि इसका अयस्क, ठीक है, बार बार प्रश्न आते हैं कि सीने बार जो अयस्क है वो किस धातु का अयस्क है? तो वो धातु कौन सा है? तो पारा है। सीने बार जो है वो किस धातु का अयस्क है? तो आप कहेंगे कि वो पारा का अयस्क है। ठीक है। और भी अगर हम बात करें कि इसका हम लोग इस्तेमाल कहाँ करते हैं, यूजेज की अगर हम बात करें, तो पहला है कि हम लोग इसे थर्मामीटर में इस्तेमाल कर लेते हैं। किसमें कर लेते हैं? थर्मामीटर में इस्तेमाल कर लेते हैं। सेकंड अगर हम बात करें तो इसका इस्तेमाल हम लोग बैरोमीटर में भी कर लेते हैं। बैरोमीटर जो वायुमंडलीय दाब को मापता है उसमें भी हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? बैरोमीटर का। आप देखे होंगे कि ब्लड प्रेशर मापा जाता है, ठीक है। ब्लड प्रेशर मापने वाली जो मशीनें होती है उसको हम स्फिग्मो मैनोमीटर कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्फिग्मो मैनोमीटर के नाम से जाना जाता है। जो आप बीपी नापने का जो मशीन होता है उसमें भी आपने देखा होगा कि उसमें पारे भरे होते हैं, वो चमकता रहता है। क्या होता रहता है? चमकते रहता है। तो इन तीनों चीज़ों में हम लोग क्या कर लेते हैं? बेसिक तौर पर इस्तेमाल कर लेते हैं। एक होता है आपका ट्यूब लाइट। क्या होता है? ट्यूब लाइट जो होता है, जो पहले आप कांच के देखते थे कि मरकरी आता था, कांच का जो मरकरी आता था, आपने देखा होगा कि आपके गांव घर में, आपके मोहल्ले में कभी ना कभी कोई सर्कस वाला अवश्य आया होगा, ठीक है। और उस सर्कस वाले ने अपने सर पर या अपने सीने पर मरकरी फोड़ा होगा, ठीक है। तो उस मरकरी फोड़ने पर उसमें से क्या निकलते थे? एक बूम सी आवाज निकलती थी। तो उसमें आवाज क्या था? जो पारे जो भरे हुए थे गैस के रूप में, वही क्या होता है? ब्लास्ट करता है, ठीक है। तो ट्यूब लाइट में भी हम लोग किसका इस्तेमाल कर लेते हैं? पारे के इस्तेमाल कर लेते हैं। अगर आप पारे के अगर संपर्क में आते हैं, यानी पारे अगर आपके शरीर में चला जाए, ठीक है, यानी पारा अगर आप पी लेते हो तो पारे से आपका नुकसान क्या क्या है, समझिए बात से। सबसे पहला नुकसान है कि आपको मस्तिष्क जो होता है उसको प्रभावित करेगा। ये हम कह सकते हैं कि नर्वस सिस्टम को भी प्रभावित करेगा। न्यूरॉन तंत्रिका जो है उसको क्या कर देगा? प्रभावित कर देगा, ठीक है। इसके संपर्क में अगर गर्भवती महिलाएं आ जाती है तो जो उनके कोख में जो बच्चे होते हैं, जो जाइगोट में जो बच्चा पलते रहता है, जिसमें एक उनको जो पोषण प्राप्त होता है प्लेसेंटा के द्वारा। प्लेसेंटा आपने देखा होगा कि जिसको हम गर्भनाल बोलते हैं। प्लेसेंटा को क्या बोलते हैं? गर्भनाल। तो बच्चे को, शिशु को जो होता है वो माँ के पेट में कैसे भोजन प्राप्त होता है, उसको पोषण कहाँ से मिलता है? तो गर्भनाल के माध्यम से होता है। तो जब गर्भवती महिलाएं अगर इसका सेवन कर ले, ठीक है, तो बच्चे के जो भ्रूण का जो विकास होता है वो रुक जाता है। क्या होता है? भ्रूण का जो विकास होता है वो भ्रूण विकास को क्या करता है? प्रभावित कर देता है। तो आप ध्यान रखना कि इससे सबसे ज़्यादा खतरा जो होता है गर्भवती महिलाओं को होता है। तो ये बात आपको समझ में आए होंगे। कभी-कभी इसके गलनांक बिंदु पूछ दिया जाता है। अगर इसका गलनांक बिंदु पूछ दिया जाए आपसे, कभी प्रश्न आया जाए कि मरकरी का गलनांक बिंदु कितना होता है, तो आप कहोगे -39 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? -39 डिग्री सेल्सियस होते हैं। तो आई होप कि ये सारे बातें आपको समझ में आ रहे होंगे। बोलिए, कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं है। एक और अगर हम पॉइंट की बात करें तो ये आप ध्यान रखना कि ये पारा जो होता है ये ना तो अम्ल के साथ और ना ही क्षार के साथ रिएक्शन करता है। रिएक्शन नहीं करता है, यानी ये ना तो क्षार के साथ रिएक्शन करेगा और ना ही किसके साथ?
तो अम्ल के साथ रिएक्शन करेगा। ये इन दोनों में से किसी के भी साथ रिएक्शन नहीं करता है। बोलो, बात समझ में आए? बोलो, बात क्लियर है? आगे बढ़े, क्या तुम्हें समझ में आया? तो चलो एक बार फटाक से रिविजन कर लेते हैं। पारा मेटल है, और मेटल होते हुए भी ये किस अवस्था में है? तरल अवस्था में है। इसको हम क्विक सिल्वर के नाम से जानते हैं। अगर इसे स्टोर करना होगा तो कहाँ पर करेंगे? लोहे के पात्र में करेंगे। इसका एक अयस्क होता है सीने बार। ये हमें प्रभावित करता है मस्तिष्क को, न्यूरॉन यानी नर्वस सिस्टम को, और भ्रूण के विकास को भी प्रभावित करता है। ना तो ये अम्ल के साथ और ना ही क्षार के साथ रिएक्शन करेगा। इसका यूजेज की अगर हम बात करें तो थर्मामीटर, बैरोमीटर, स्फिग्मोमैनोमीटर और साथ ही साथ ट्यूब लाइट में भी हम इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। आज का जो एलईडी लाइट है उसमें नहीं भरा होता है, ठीक है। पहले वाली जो मरकरी होती थी, ठीक है, कांच वाली, उसमें भरे होते थे। आज भी वो मिलते हैं, ठीक है, हालांकि वो बंद नहीं है, आज भी मिलते हैं, ठीक है। तो उसमें आप देखे होंगे कि ट्यूबलाइट में पारा भरा होता था, ठीक है। तो ये हमारा किससे संबंधित प्रश्न था? पारा से। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक और बात आपको बताना भूल गए हम। अगर पारे की अगर पूछा जाए कि पारा जो है इसका एटॉमिक नंबर पूछ लिया जाता है। क्या पूछ लिया जाता है? एटॉमिक नंबर पूछ लिए जाते हैं। तो आप ध्यान रखना कि एटॉमिक नंबर इसका 80 होता है। कितना होता है? 80 होता है। इस बात को आप ध्यान कर रखेंगे, ठीक है। आपको हम यहाँ से 3 चीज लिखवा रहे हैं, ठीक है। 79, 80 और 80, 79, 78 और 80, ठीक है। 78 जो होता है वो प्लेटिनम का होता है। ये एटॉमिक नंबर 78 जो है वो किसका है? प्लेटिनम का है। 79 जो है हमारा सोना का है। किसका है? गोल्ड का है। और 80 नंबर पारा है। क्या है? पारा है। तो ये तीनों एटॉमिक नंबर बार बार पूछे जाते हैं, इस वजह से आप इसे ध्यान रखेंगे कि 78 नंबर पर प्लेटिनम आता है, 79 नंबर पर गोल्ड आता है और 80 नंबर पर पारे आते हैं, ठीक है। इसको आप नोट कर लेना। बोलो, कोई समस्या है? हम्म, आगे बढ़ जाए, बोलो। चल, अगला जो है हमारा यूरेनियम और थोरियम आता है। क्या आता है? यूरेनियम और थोरियम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चल, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं किसके बारे में? थोरियम के बारे में। यानी अगला जो है हमारा वो थोरियम है। क्या है? थोरियम। थोरियम जो है एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। क्या है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। कैसा एलिमेंट है? तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ठीक है। पहली पॉइंट यहाँ से क्या है? ये एक रेडियो धर्मी तत्व है। अगर सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करें तो थोरियम जो है हमारे भारत में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व है। भारत में भारत में सर्वाधिक सर्वाधिक पाया जाने वाला पाया जाने वाला तत्व है, ठीक है। पाया जाने वाला तत्व है। ये सबसे ज़्यादा जादूगोरा के खान में पाया जाता है। अगर हम सही बोल रहे हैं तो ये थोरियम जो है झारखंड में शायद एक जादूगोरा पाया जाता है। हम पूरा कंप्लीट नहीं बता रहे हैं, ठीक है। वहाँ पर शायद ये सर्वाधिक इसका भंडार है, ठीक है। अगर हम बात करें कि इसका यूज हम लोग किस में करते हैं, तो यूज जो होता है वो हम लोग ईंधन के रूप में करते हैं। किस रूप में करते हैं? ईंधन के रूप में हम लोग इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। किस रूप में करते हैं? ईंधन के रूप में हम लोग इस्तेमाल इसका करते हैं, ठीक है। इसका एक फेमस अयस्क है जो बार बार पूछा जाता है। तो अयस्क आप ध्यान रखेंगे कि एक अयस्क होता है मोनाजाइट। क्या होता है? मोनाजाइट। तो बार बार प्रश्न आता है कि मोनाजाइट जो है वो किसका अयस्क है? मोनाजाइट किस धातु का अयस्क है? तो वो हमारा रेडियम थोरियम धातु का क्या है? अयस्क है। थोरियम का क्या है? अयस्क है मोनाजाइट। बोलिए, कोई दिक्कत इसमें? नहीं। तो आगे अगर हम बात करें इससे संबंधित, ठीक है, तो एक लास्ट पॉइंट है कि इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर इसका 90 होता है। कितना होता है?
90 होता है। तो थोरियम से यही सवाल पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा पूछने वाला में है कि मोनोजाइट किसका अयस्क है, ठीक है। तो मोनोजाइट आप ध्यान रखेंगे। भारत में सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है ये कहाँ पाया जाता है? जादू गोरा की खान में पाया जाता है। जादू गोरा का जो खान है उसमें सर्वाधिक मात्रा में ये पाए जाने वाला है। थोरियम अगर हमारे देश में इस पे रिसर्च चल रहे हैं, अगर थोरियम से हम लोग बिजली का उत्पादन करना शुरू कर लेंगे तो हम लोग जो अन्य स्रोत है जिससे हम बिजली का उत्पादन करते हैं, जैसे कोयला हो गया, यूरेनियम हो गया, इन सभी से निर्भरता हमारी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, ठीक है। और थोरियम जो है हम लोग अगर हमारे देश में अगर इसका रिसर्च कंप्लीट हो जाएगा तो हम दूसरे देश को भी इसका क्या कर सकते हैं? निर्यात कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका हम लोग ईंधन के रूप में यानी बिजली बनाने के लिए हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। चल, अगला जो है हमारा, ठीक है, लास्ट हमारा जो तत्व है वो है यूरेनियम। वो क्या है? यूरेनियम। अगर आपसे थोरियम से एक और सवाल हम बता दे रहे हैं, अगर थोरियम से पूछा जाए कि ये किस ग्रुप का है तो आप कह देना कि ये जो है एक्टेनाइड ग्रुप का है। एक्टेनोइड ग्रुप का ये क्या है? तत्व है। ये किस ग्रुप का है? एक्टेनाइड ग्रुप का ये तत्व है। बोल, बात क्लियर है? चल, लास्ट हमारा तत्व क्या है? यूरेनियम। लास्ट जो है यूरेनियम है। यूरेनियम क्या है? यूरेनियम। यूरेनियम को भी हम लोग रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहते हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहते हैं। क्या बोलते हैं? रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहते हैं। अगर हम बात करें कि इसका हम लोग अभी वर्तमान समय में किस लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम लोग बिजली बनाने के लिए, यानी इसका जो यूज हो रहा है वो ईंधन के रूप में हो रहा है। किस रूप में हो रहा है? ईंधन। और हम बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में हम लोग इसका क्या कर रहे हैं? इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी आज के समय में विद्युत जो बनाया जा रहा है, आप देखेंगे तो एक पेंसिल का जो आप देखे होंगे कि पेंसिल में जो ग्रेफाइट होता है, ठीक है, आप नटराज पेंसिल देखे होंगे, डोम्स का देखे होंगे, अप्सरा का देखे होंगे, ये सारे जो पेंसिल है, इन पेंसिलों में आप देखे होंगे कि एक इतना सारा पतला सा लगा होता है, ठीक है। अगर यूरेनियम जलाई जाए तो पूरे पटना जिला को 24 घंटा उससे क्या मिल सकता है? बिजली मिल सकते हैं, ठीक है, ऐसा माना जाता है। और अगर हम बात करें कि इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको येल्लो केक के भी नाम से जाना जाता है। येल्लो केक के नाम से जाना जाता है। इसे किस नाम से जाना जाता है? येल्लो केक के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और इसको हम बात करें तो इसको मेटल ऑफ होप के नाम से भी जाना जाता है। यानी आशा का हम बात करें तो आशा की धातु किसे कहा जाता है? आशा की धातु अगर पूछा जाए तो किसको कहा जाता है? तो आप कहोगे कि यूरेनियम को कहा जाता है। अगर आपसे कहा जाए कि पीली केक के नाम से किसे जाना जाता है? पीली केक के नाम से किसे जाना जाता है? तो आप क्या कहोगे कि इससे भी यूरेनियम को ही कहा जाता है। बोलो, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। इसके कुछ समस्थानिक होते हैं। अगर समस्थानिक की हम बात करें तो इसके समस्थानिक दो आप याद रखोगे। एक होता है यूरेनियम, आप यहाँ पर लिख लेना कि इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है? 92 होता है, ठीक है। 92। अगर किसी को समस्थानिक नहीं पता है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, उसमें आप जाकर देख लेना, ठीक है। यूरेनियम 238 होता है और एक यूरेनियम 235 होता है। इस 235 का जो इस्तेमाल करते हैं हम लोग बॉम्ब बनाने में भी करते हैं। क्या करने में? बॉम्ब बनाने में इस्तेमाल। हालांकि थोरियम का भी हम इस्तेमाल किस में करते हैं? जितने सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं उन सभी का इस्तेमाल हम लोग बॉम्ब बनाने में लगभग करते हैं, ठीक है। तो ये सारे एलिमेंट जो थे हमारे, ये थोरियम और यूरेनियम जो है हमारा एफ ब्लॉक का एलिमेंट्स है। किस एलिमेंट्स का है? तो एफ ब्लॉक का एलिमेंट्स है। बोलिए, बात क्लियर है? तो ये हमारा क्या हुआ? तो पीरियोडिक टेबल का सारे एलिमेंट जो इम्पोर्टेंट थे उसको हमने क्या किया? खत्म कर दिया, ठीक है। यहाँ पर एक और अगर पॉइंट लिखना चाहते हैं तो पॉइंट आप लिख सकते हैं। अगर आपको रणनीतिक धातु कहा जाए, रणनीतिक
रणनीतिक धातु कहा जाए कि किसे कहा जाता है रणनीतिक धातु, तो आप ध्यान रखना कि रणनीतिक धातु जो होता है हम लोग टाइटेनियम को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? टाइटेनियम को बोलते हैं। ठीक है, अगर ये कभी पूछ ले तो आप इससे भी ध्यान में रखेंगे। तो आई होप कि ये सारी बातें आपको समझ में आए होंगे। अब थोड़ा सा हम लोग इसके हिस्ट्री के बारे में चलते हैं। ठीक है, चल। चल, तो अब हम लोग पीरियोडिक टेबल के कुछ इतिहास के बारे में जानते हैं। ठीक है, देखिए पीरियोडिक टेबल को सबसे पहले जानते हैं कि इस एलिमेंट्स को पढ़ने के लिए सबसे पहले दिशा देने वाले एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था डेवो रेनर। क्या नाम था? डेवो रेनर था। ठीक है, डेवो राइनर। ठीक है, डेवो राइनर साहब ने एक त्रिक नियम दिया था। कौन सा नियम दिया था? त्रिक नियम। बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि त्रिक नियम किसने दिया था, तो डेवो राइनर जी ने ये नियम दिया था। ठीक है, ये लगभग 1829 की बात, 1817 की बात है। कब की बात है? 1817 की बात है। 1817 ईस्वी में डेवो राइनर साहब ने ये एलिमेंट्स के इन्होंने भी प्रयास किया था कि हम एक क्या बना दें, पीरियोडिक टेबल बनाएं, जिससे क्या हो जाए कि किसी भी तत्व के फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में अध्ययन करना एक आसान हो जाए। क्या हो जाए? आसान हो जाए। तो इन्होंने डेवो राइनर साहब ने एक त्रिक नियम दिया। त्रिक नियम क्या कहता था कि जैसे कोई तीन एलिमेंट है, इन्होंने तीन तीन एलिमेंट्स का एक ग्रुप बनाया। तीन तीन एलिमेंट्स का क्या बनाया? एक ग्रुप बनाया। जैसे हम मान लेते हैं कि एक ग्रुप ए, एक ग्रुप में ए बी और सी है। क्या है? ए बी और सी है। तो इन्होंने कहा कि अगर बी का अगर हम क्या निकालें, बी का अगर हम मास निकालें, ऐसे शॉर्ट में समझिए, बी का अगर हम मास निकालें यानी बी का अगर हमें द्रव्यमान निकालना है, तो हमें ए का मास अब प्लस सी का मास का अगर हम एवरेज ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं? एवरेज ले लेंगे, यानी औसत अगर हम निकालते हैं तो वो हमेशा बीच वाले यानी बी का द्रव्यमान निकल कर आएगा। तो इन्होंने एक नियम प्रतिपादित किया। क्या? कि अगर हम दो एलिमेंट लेते हैं तो तीन एलिमेंट्स में से पहले और अंतिम का जो औसत द्रव्यमान होगा वही बीच वाले एलिमेंट्स का द्रव्यमान होगा। ठीक है, तो इस तरीका से इन्होंने त्रिक नियम दिया। ठीक है, त्रिक नियम इन्होंने दिया तो इनका नियम जो था वो क्या हो गया? फेल हो गया। इनका नियम क्या हो गया? फेल हो गया। लेकिन फेल हो गया फिर भी इनके ये तीन नियम में से आपको तीन ग्रुप का एलिमेंट्स के बारे में आपको जानने हैं। ठीक है, कितने बारे में? तीन के बारे में जानना है। ठीक है, पहला है कि इन्होंने लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। ठीक है, आपको पता है कि लिथियम का परमाणु भार कितना होता है? तो आप कहोगे कि लिथियम का परमाणु भार होता है 7। ठीक है, पोटेशियम का कितना होता है? तो आप कहोगे 39। 39 प्लस 7 कितना होता है? 36। ठीक है, और 39 प्लस 7 कितना होता है? 46। 46 का आधा करेंगे तो कितना होता है? 23 होता है। कितना होता है? 23। और 23 किसका होता है? तो सोडियम का होता है। तो इस तरीका से इन्होंने क्या निकाला? परमाणु भार निकाला। तो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम को एक ग्रुप बनाया। ठीक है, इसके बाद इन्होंने कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम का एक ग्रुप बनाया। कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम का एक क्या बनाया? एक ग्रुप बनाया। ठीक है, इन्होंने कैल्शियम को और बेरिलियम के भार को जोड़ा और स्ट्रोंशियम के भार को, हालांकि इनके जो थे यहाँ पर एक्सपेरिमेंट फेल हो गया था। क्या हो गया था? एक्सपेरिमेंट फेल हो गए थे। इसी तरीका से इन्होंने क्लोरीन, ब्रोमीन और
आयोडीन को भी एक ग्रुप में रख के बनाया था, ऐसा नियम। तो यहाँ भी फेल हो गए। तो इनका जो त्रिक नियम था वो क्या हो गया, फेल हो गया, असफल हो गया। इस वजह से इसके क्या कर दिया गया, फिर से बनाने का प्रयास किया गया। आप ध्यान रखना है कि डेवोरेनर साहब का, ठीक है, जो भी ये जो हमारा परमाणु को, यानी कि कह सकते हैं कि हमारा जो तत्वों को सजाना था, तो वो परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाया गया था। किसके आधार पर, परमाणु द्रव्यमान के आधार पर। किसके आधार पर, परमाणु द्रव्यमान के आधार पर। आपने देखा कि द्रव्यमान के आधार पर ही इधर क्या किए गए, सजाए गए थे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, असफल हो गया। इसके बाद एक और वैज्ञानिक आए जिनका नाम था न्यूलैंड्स। क्या नाम था, न्यूलैंड्स साहब। यानी दूसरा प्रयास किसने किया, न्यूलैंड्स ने किया। न्यूलैंड्स, ठीक है, न्यूलैंड्स जो थे, ठीक है। अच्छा, एक और भी बात याद रखिएगा, वो आप ध्यान रख लीजिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि डेवोराइनर जो थे वो कहाँ के रहने वाले थे, तो वो जर्मनी के वैज्ञानिक थे। वो कौन सा वैज्ञानिक थे, जर्मन वैज्ञानिक थे, ठीक है। हो सकता है कभी आपसे पूछ ले, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, नोट कर लीजिएगा कि जर्मन वैज्ञानिक वो थे। अब आते हैं न्यूलैंड्स की बात, ठीक है। ये न्यूलैंड्स कहाँ के रहने वाले थे, तो ये ब्रिटेन के रहने वाले थे। ये ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। कैसे वैज्ञानिक थे, ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। इन्होंने नियम क्या दिया, अष्टक नियम दिया था। अष्टक नियम दिया था, और अष्टक नियम को संगीत पर रिलेट किए थे। किस पर, संगीत पर। संगीत क्या था, सारे गामा प ध नि सा, ठीक है। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने कहा कि अगर हम एलिमेंट को अगर रखते हैं तो पहले एलिमेंट का जो भौतिक और रासायनिक जो गुण होगा वो 8वें एलिमेंट के साथ मैच करेगा, ठीक है। तो इन्होंने इस तरीका से एक संगीत पर, सारे गामा पाधा निशा पर एक इन्होंने अपना अष्टक नियम क्या दिया, तत्वों को सजाया। अष्टक नियम के आधार पर इन्होंने अपने तत्वों को सजा दिया, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे कि अष्टक नियम किसने दिया था, तो न्यूलैंड्स ने दिया था। इनके समय में अगर हम बात करें ये कब की है, तो ये 1865 की बात है। कब की बात है, 1865 ईस्वी की बात है। इनके समय में अगर बात किया जाए तो इनके समय में बहुत सारी इनके भी क्या थे, खामियां था। खामियां क्या था कि इन्होंने, इनके समय अगर हम बात करें कि टोटल एलिमेंट कितने थे, टोटल एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो टोटल एलिमेंट्स जो था वो टोटल 56 एलिमेंट्स थे। कितने एलिमेंट्स थे, 56 एलिमेंट्स थे। और इन्होंने बस 56 को ही देखते हुए ये अष्टक नियम बनाने के प्रयास किए थे। इन्होंने कहा कि आगे कोई भी नया तत्व की खोज नहीं होगा, यानी धरती पर केवल 56 ही तत्व हैं। और इस तरीके से इनका जो पहला जो एलिमेंट था, कभी कभी पूछ लिया जाता है फर्स्ट और लास्ट। इनके समय में फर्स्ट जो एलिमेंट थे वो हाइड्रोजन थे, और लास्ट जो एलिमेंट था वो थोरियम था। वो क्या था, थोरियम था। तो इस तरीका से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि न्यूलैंड्स के समय में कितने तत्व मौजूद थे, तो 56 तत्व मौजूद थे। पहला तत्व हाइड्रोजन था और अंतिम तत्व क्या था, थोरियम था। इन्होंने जो अष्टक नियम दिया था ये भी किस पे रिलेटेड था, तो परमाणु द्रव्यमान पर। किस पर था, परमाणु, परमाणु द्रव्यमान पर, यानी बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान पर। तो इनका भी जो परमाणु द्रव्यमान था, ये जो बना रहे थे वो भी केवल हल्के तत्वों के लिए था। किसके लिए था, केवल हल्के तत्वों के लिए। और ये जाकर कैल्शियम पर क्या हो गया था, फेल हो गया। यानी इनका जो ये अष्टक नियम था वो केवल कैल्शियम तक ही लागू था। कहाँ तक था, कैल्शियम तक लागू था। उसके बाद इनका क्या हो गया था, एक इनका जो दिया हुआ नियम था
अष्टक नियम, वो क्या हो गए थे, फेल हो गए थे। तो इतनी बातें आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, कि ये रहने वाले कहाँ के थे, ब्रिटेन के थे। बात कब की है, 1865 की है। अष्टक नियम किसने दिया था, न्यूलैंड्स ने। संगीत पर आधारित नियम किसने दिया था, न्यूलैंड्स ने दिया था। सारेगामा पधा निशा था, इन्होंने क्या कहा था कि पहले जो एलिमेंट होगा, यानी पहला एलिमेंट का जो फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज जो होगा वो 8वें एलिमेंट के साथ मैच करेगा। एक बात और ध्यान रखिएगा कि इनके समय में जो आपका जीरो ग्रुप था, जिसको हम बोलते हैं उत्कृष्ट धातु, उत्कृष्ट गैस, ठीक है, यानी नोबेल जो आपका था, नोबेल गैस की खोज नहीं हुई थी, खोज नहीं हुई थी। यानी इसके समय में, इनके समय में क्या नहीं हुई थी, तो आप कहोगे कि नोबेल गैस की खोज नहीं हुई थी। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो ये न्यूलैंड्स का नियम था। उसके बाद एक और वैज्ञानिक आए जिनका नाम था, आप कह सकते हैं मेंडलीव। क्या नाम था, मेंडलीव। मेंडलीव ने धीरे धीरे ये करके पहला प्रयास किया, और पहला इन्होंने, मेंडलीव साहब ने आवर्त सारणी का एक चार्ट तैयार कर दिया। मेंडलीव कहाँ के रहने वाले थे, रूस के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे, रूस के ये रहने वाले थे, ठीक है। इनके समय में अगर हम बात किया जाए, अब ये बात जो है ये कब की बात है, तो 1871 की बात है, ठीक है। इनके समय में जो तत्व थे वो लगभग 63 के आसपास में थे। कितने थे, इनके समय में जो तत्व था वो कितना था, 63 तत्व था। इन्होंने जो तत्वों को सजाया वो बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर, बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर। यानी इन्होंने तत्वों को जो सजाया था वो किस आधार पर सजाया था, बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर। लेकिन इनका भी आगे चलकर क्या हो गया था, फेल हो गया था, ठीक है। ये जो इन्होंने जो बनाया पीरियोडिक टेबल को, वो क्या हो गए थे, फेल हो गए थे। हालांकि सबसे पहला आवर्त सारणी बनाने वाले वैज्ञानिक थे। सबसे पहले क्या थे, ये आवर्त सारणी बनाने वाले वैज्ञानिक थे, जिन क्या नाम दिया था, आवर्त सारणी। इन्होंने ही पूरा क्या दिया था, आवर्त सारणी को सबसे पहले बनाने का नियम दिया, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो मेंडलीव साहब ने, इन्होंने अपने जो आवर्त सारणी था इसमें खाली जगह भी छोड़ दिए थे। सबसे बड़ी पॉइंट था कि इन्होंने खाली जगह छोड़ दिए थे कि भविष्य में और भी अगर कोई तत्व अगर खोजा जाए तो वो इसी में शामिल होगा, जिसको अलग अलग नाम रखे, ठीक है, अलग अलग नाम इन्होंने दिया, ठीक है। नाम जैसे एक का बोरॉन दिया, एक का एल्यूमिनियम दिया, एक का सिलिकॉन, इस तरीका से इन्होंने नाम दिया। फिर जैसे जैसे तत्व की खोज हुई वैसे वैसे इनके इन खाली जगह पर फिट बैठता हुआ चला गया। अगर और भी हम बात करें तो मेंडलीव साहब का, इन्होंने समस्थानिकों को जगह नहीं दिया था, समस्थानिकों को की जगह इन्होंने नहीं दिया था। यानी इन्होंने समस्थानिकों के बारे में कुछ भी डिसाइड नहीं कर पाए थे। दूसरा था कि हाइड्रोजन का भी इन्होंने स्थान निर्धारित नहीं कर पाए थे, ठीक है। हाइड्रोजन जो था, हाइड्रोजन गैस को भी का प्लेस जो है नहीं निर्धारित कर पाए थे, ठीक है।
तो इस तरीका से यहाँ से मेंडलीव का भी पूछ लिया जाता है कि सबसे पहले किसने आवर्त सरणी बनाया, तो मेंडलीव ने बनाया। इस वजह से आवर्त सारणी का जनक, आवर्त सारणी का जनक अगर कभी पूछा जाए तो किसे कहा जाता है, तो आप कहोगे कि मेंडलीव को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, मेंडलीव को कहा जाता है। ठीक है, मेंडलीव ने, मेंडलीव लिख लीजिएगा। ठीक है, क्या होता है, मेंडलीव होता है। ठीक है, तो इस तरीका से मेंडलीव की भी ये कहानी थी। ठीक है, चल आगे बढ़ जाए। अब लास्ट में आते हैं कौन, तो मोजले। कौन आते हैं, मोजले साहब। और मोजले साहब के बारे में हमने पढ़ा दिया है। ठीक है, हम लोग जो अब तक पढ़ते हुए आए थे आवर्त सारणी को, वो किसका था, तो मोसले का था। किसका था, मोसले। तो आधुनिक, आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया, तो मोसले ने बनाया। इन्होंने ही मेंडलीव के द्वारा जो बनाए गए थे पीरियोडिक टेबल, उनमें सुधार किया और इन्होंने बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पर, बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पर तत्वों को सजाया और इन्होंने 7 पीरियड और 18 ग्रुप्स का निर्धारण दिया। ठीक है, तो इस तरीका से हमारा क्या हुआ, ये पीरियोडिक टेबल आज आपका समाप्त हो गया। ठीक है, तो अब हमारा ये पीरियोडिक टेबल समाप्त हो चुका है। आप समझ गए होंगे कि कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं और कैसे कैसे प्रश्न आए हुए हैं एग्जाम में। ठीक है, आप जाकर देख लीजिएगा कि जो हमने पढ़ाया है क्या वो एग्जाम में आए हुए हैं या नहीं है, या आते हैं या नहीं आते, आप देख लेना। ठीक है, तो चलो ये हम लोग का पूरा हो गया पीरियोडिक टेबल। हम लोग बहुत इसको लंबा खींच लिए। ठीक है, पीरियोडिक टेबल को। तो चलिए, आई होप कि आपको ये बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। आपको एक ही बार पढ़ना था लेकिन अच्छे ढंग से पढ़ना था, ये हमारा मानना था। ठीक है, तो अब जो होगा हम लोग अगले जो टॉपिक पढ़ेंगे वो हमारा मूल कंसेप्ट के बारे में होगा। किसके बारे में होगा, मूल कंसेप्ट के बारे में। मूल कंसेप्ट खत्म हो जाएगा तो फिर हम लोग एसिड बेस एंड साल्ट के बारे में पढ़ेंगे। फिर धीरे धीरे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया यानी केमिकल रिएक्शन के बारे में भी पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए आप इसको रिवीजन कर लीजिएगा।